हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गैंग्रीन कहानी के तथ्यपरक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे गैंग्रीन कहानी से जुड़े हुए जो जो तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी कहानी है गैंग्रीन, जो अज्ञे जी द्वारा लिखी है, तो सबसे पहले तो यही है कि अज्ञे जो गैंग्रीन कहानी है हमारी, वो किसकी है, तो वो कहानी हमारी किसकी है, तो वो अज्ञे जी की है ये कहानी। और इसका प्रकाशन 1937 है। ठीक है दोस्तों, तो 1937 में ये कहानी अज्ञे जी ने लिखी थी। अब हम गैंग्रीन कहानी पर पहुंचने से पहले पहले हम अज्ञे के बारे में देखें, क्योंकि लेखक के बारे में भी जरूरी है, तो हम अज्ञे के बारे में देखें। तो अज्ञे हमारे सबसे पहले अज्ञे के बारे में मिलता है कि अज्ञे प्रेमचंदोत्तर एक के कहानीकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं अब तक बताता आया हूँ आपको कि कहानी का जो विभाजन हुआ था वो मुंशी प्रेमचंद जी को बीच में रखकर हुआ था, उन्हीं के आधार पर हुआ है। तो प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं हमारे अज्ञे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनकी बात करें कि इनकी कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्व की कहानियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा है कि सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्व की कहानियां हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो मुंशी प्रेमचंद युग में जो प्रेमचंद युग में प्रसाद और प्रेमचंद जी कहानी लिख रहे थे, उसमें इतना विश्लेषण नहीं था, लेकिन ये कहानी सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्व की है, और इनमें विचार ज़्यादा है, विश्लेषण ज़्यादा है। इसी यही इन कहानियों की विशेषता है। और अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी से जुड़ा हुआ अज्ञे जी मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी माने जाते हैं। उन्होंने ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट बिंदु हम देखेंगे कि अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अज्ञे जी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक कहानी लिखते हैं। तो इस बिंदु में दिया हुआ है कि अधिकांश कहानियों में मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है, यानी व्यक्ति के अंतर्मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसी की जो खोज है वही अज्ञे की कहानियों में देखने को मिलती है। उसके अलावा शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार के कारण किस प्रकार व्यक्ति आंतरिक जीवन का शिकार हो जाता है। अज्ञे की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है। अगर हम अज्ञे की कहानियों की या कविता की, हम किसी की बात करें, निबंध की, तो उनमें हमेशा से उन पर दो जो विचारधाराएं हैं जिनसे प्रभावित है। तो उनमें से पहली विचारधारा है वो है फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद। ठीक है दोस्तों, जो पहली विचारधारा है मनोविश्लेषणवाद, इसका जो ये दिया था वो फ्रॉइड ने दिया था। यानी जो फ्रॉइड की विचारधारा है मनोविश्लेषणवाद, वो अज्ञे जी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और दूसरी है सार्त्र के अस्तित्ववाद। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी कौन सी है, तो वो है सार्त्र की अस्तित्ववाद है। तो अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद का अज्ञे जी पर पूर्ण रूप से प्रभाव है। ठीक है, और वो हमें इस कहानी में भी देखने को मिलता है, हम आगे देखेंगे। अब हम अज्ञे जी के कहानी संग्रह की बात करें तो अज्ञे जी के कहानी संग्रह कुछ ये हैं। पहला है विपत्तिका। ठीक है दोस्तों, तो अज्ञे जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, तो विपत्तिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। और दूसरा है परंपरा। ठीक दोस्तों, दूसरा कौन सा है, परंपरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। तीसरा है कोठरी की बात। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है कोठरी की बात, जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 है। चौथा है अमर वल्लरी, जिसका प्रकाशन वर्ष भी 1945 है। यानी इन दोनों का, कोठरी की बात और अमर वल्लरी का प्रकाशन वर्ष 1945 है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है शरणार्थी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। और फिर है हमारा जयदोल, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। और सातवां है ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है दोस्तों, तो सातवां का कहानी संग्रह कौन सा है, तो वो है ये तेरे प्रतिरूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1961। ठीक है दोस्तों, ये कहानी संग्रह इनके ध्यान रखना, अज्ञे जी मुख्य लेखक हैं और इनके कहानी संग्रह पूछ सकता है क्रम से, तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको आना चाहिए। विपत्तिका 1937, परंपरा 1940, कोटरी की बात 1945, अमर वल्लरी भी 1945, और शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, और ये तेरे प्रतिरूप 1961। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे जो अज्ञे जी हैं उनके प्रमुख कहानी संग्रह।
अब हम अज्ञे की कहानियों की बात करें तो अज्ञे की अगर जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं अगर हम उनकी बात करें तो अज्ञे ने कई प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, तो उन्हीं में हम देखेंगे कि जो उनकी जयदोल कहानी है, जयदोल तथा पठार का धीरज, ये जो इनकी कहानी है ये महत्वपूर्ण कहानियाँ मानी जाती हैं। जैसी कहानियों में फ्रॉयड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन कहानियों में अब मैंने जैसे कभी आपको बताया कि अज्ञे पर दो विचारधाराओं का प्रभाव है। एक तरफ फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का, तो दूसरी तरफ शास्त्र के अस्तित्ववाद का। तो जो फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कहानी है उनकी, जिन्हें हम सीधे सीधे देख सकते हैं, तो उनमें है जयदोल और पठार का धीरज। ठीक है दोस्तों, इसमें रोमांस और यौन चेतना के चित्र देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है मेजर चौधरी की वापसी। मेजर चौधरी की वापसी जो कहानी है अज्ञे जी की, जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है, और इसमें भी जो व्यक्ति के अंतर्मन में क्या चल रहा है उसको अगर हमें देखना हो तो वो अज्ञे जी की कहानी मेजर चौधरी की वापसी कहानी में देख सकते हैं। और अगर हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया, यानी जो अज्ञे का समय लेखन काल है वो 1937-40 इसके आसपास है। तो यहाँ से अज्ञे जी का जो लेखन है वो स्टार्ट होता है, तो उसी में ये वो समय था जब हमारा स्वाधीनता आंदोलन था वो चरम पर था, यानी 1940 1945 यानी चरम पर था। तो उसी में उनकी जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के विषय में बनाकर जो कहानी लिखी गई है, उनमें पहली कहानी है पुलिस की सीटी। ठीक है दोस्तों, पहली कहानी कौन सी है? पुलिस की सीटी। फिर है हारिते, अकलंक, द्रोही, विपथगा। और हम इन कहानियों की बात करें तो इन कहानियों में हमें क्रांतिकारियों का फुट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी कहानी गैंगरीन पर। तो अगर हम गैंगरीन से जुड़े तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे कि यह कहानी कौन से कहानी संग्रह में है। तो यह कहानी विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी गैंगरीन कहानी है वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो वो है विपथगा कहानी संग्रह। ठीक दोस्तों, जिसमें 12 कहानियों का संकलन किया गया है। जो विपथगा हमारा कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियां हैं कुल? तो उसमें 12 कहानियां हैं। ये सभी पॉइंट परीक्षा के पॉइंट रिव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर लिख लेना कि हमारी जो गैंग्रीन कहानी है वो विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है और इसमें कुल 12 कहानियां हैं। ठीक दोस्तों, अब उन 12 कहानियों को हम देखें। उन 12 कहानियों के शीर्षक इस प्रकार हैं। जो पहली कहानी का शीर्षक है वो विपथगा है, जिसके नाम से कहानी संग्रह ही प्रकाशित हुआ। दूसरी कहानी है हमारी दुख और तितलियां। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी कहानी का शीर्षक है हमारा दुख और तितलियां। तीसरा जो कहानी संग्रह में जो तीसरी कहानी है उसका शीर्षक है पगोड़ा वृक्ष। फिर हमारी जो चौथी कहानी है उसका शीर्षक है मिलन। पांचवी कहानी है हरश्रृंगार। और छठवीं कहानी है एकांकी तारा। और सातवीं हमारी है हारती, जो हमने अभी देखी थी, जो क्रांतिकारी चेतना से प्रभावित थी। आठवीं हमारी अमर बल्लरी। और नौवीं है हमारी रोज कहानी। ठीक है, तो इसी रोज कहानी का बाद में नाम रूपांतरण हुआ था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले इस कहानी को गैंग्रीन बोला, फिर बाद में उन्होंने 5वें संस्करण में इस कहानी का नाम रोज रखा था। और 10वीं कहानी है कड़ियाँ। और 11वीं कहानी है अकलंक। और 12वीं कहानी है शत्रु। ठीक है दोस्तों, तो बेपतवा कहानी में कुल हमारी 12 कहानियां हैं, तो उनके हमने शीर्षक देख लिए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहली है विपथगा, दुख, तितलियां, पगोड़ा वृक्ष, मिलन, हरश्रृंगार, एकांकी तारा, हारती, अमर बल्लरी, रोज, कड़ियां, अकलंक और शत्रु। ठीक है दोस्तों, अब हम कहानी में जो कहानी संग्रह है उसमें लेखक ने अपनी भूमिका में दो बातें कही हैं, उन पे भी आप जरा ध्यान रखना, क्योंकि भूमिका से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम इस बेपतगा कहानी संग्रह की भूमिका की बात करें तो बहुत छोटी सी भूमिका दी हुई है अज्ञे जी ने। तो उसमें है कि जिनका ध्यान हमारे हृदय को दृढ़ बनाकर हमें अपने आप को और अपने कर्मों को निरपेक्ष दृष्टि से देखने को बाधित करता है, जिनकी स्मृति खंडधार की तरह संकीर्ण और वज्र की तरह कठोर कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, उन्हीं आदर्श मूर्तियों को सादर समर्पित। यानी उन्होंने जो अपना समर्पण किया है वो किन के लिए किया है?
कि जिनका ध्यान हमारे हृदय को दृढ़ बनाकर हमें अपने आप को और अपने कर्मों को निरपेक्ष दृष्टि से देखने को बाधित करता है, जिनकी स्मृति खड्गधार की तरह संकीर्ण और वज्र की तरह कठोर कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, उन्हीं आदर्श मूर्तियों को सादर समर्पित। ठीक है दोस्तों, तो ये भूमिका आप ध्यान रखना, ये हमारे बेपत्रिका कहानी संग्रह में दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात करें अपनी जो हमारी गैंग्रीन कहानी है उससे जुड़े हुए तथ्यों की। तो जो इसका पहले गैंग्रीन नाम था, तो पहले संस्करण में 1937 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित, यानी जब इसका पहले प्रकाशन हुआ था तो किस नाम से हुआ था दोस्तों, तो वो गैंग्रीन नाम से प्रकाशन हुआ था 1937 में। रोज नाम से फिर 5वें संस्करण में 1990 में इसमें रूपांतरण किया गया, लेकिन जब बाद में 5वां संस्करण इस कहानी संग्रह का निकला तो उसमें जो गैंग्रीन कहानी है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो रोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी के दो नाम है, पहला गैंग्रीन है और बाद में इसे रोज कहानी भी कहने लगे। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यह अज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस ब्रह्मा को उजागर करता है। यानी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूल पाठ में जब कहानी का हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें ये वाक्य मैंने आपको कई बार बताया था, जोर भी दिया था मैंने इस वाक्य पे। इस वाक्य को आप ध्यान रखना, ऐसा तो रोज होता है इस कहानी का मूल वाक्य है। इस कहानी में होता क्या है कि उनकी बचपन की सखी है मालती, जो उनकी बहन भी, जो उनकी रिश्ते की बहन है, तो जब वो उससे शादी के बाद 4 वर्ष बाद मिलने जाते हैं उसके यहाँ पर, तो वो क्या देखते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा कुछ भी नयापन नहीं है। जैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है प्रतिदिन की तरह वैसी ही ज़िंदगी चल रही है। उसके पति हैं महेश्वर, वो डेली अपने अस्पताल जाते हैं, अस्पताल से घर आते हैं, मालती भी घर पर रहती है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो इस कहानी की में जो दिखाया गया है वो क्या है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य रोज ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्व पीठिका भी कहते हैं होंगे। तो इस कहानी में क्या है कि ये कहानी क्या है कि इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अज्ञे जी प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं, और प्रेमचंदोत्तर युग के बाद जैसे ही किसी भी विधा में देखें हम तो उसमें नई कहानी का, नई कहानी, नई कविता, नई आलोचना, नए उपन्यास, जो नई शब्द आया वो ज़्यादातर स्वतंत्रता के पास ही आया था। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ वैसे ही नई नई ये साहित्य में प्रचलन हुआ नया शब्द। तो इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका मानते हैं। ऐसी ही कहानियों में उन कहानियों में हमें जो शास्त्र का अस्तित्ववाद है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये कहानी नई कहानी की पूर्व पीठिका मानी जाती है। नए शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है। अगर हम इस कहानी की बात करें तो ये नए शैली में लिखी गई है जो संवादात्मक कहानी है। इस कहानी को अज्ञे जी ने डलहौजी जेल में मई 1931 में लिखा था। अगर हम इस कहानी के लेखन की बात करें तो अज्ञे जी ने जब ये कहानी लिखी थी तब वो डलहौजी जेल में थे 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 में लिखी गई थी ये कहानी डलहौजी जेल में, लेकिन जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1937 ही है। इस कहानी में मालती एक विवाहित महिला है जिसका पति डॉक्टर महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। जैसा कि हमने जब कहानी का मूल पाठ किया था तो मैंने आपको बताया कि जो मालती के पति हैं तो वो कौन है, वो महेश्वर हैं, और वो एक वहीं पहाड़ी गांव में डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, मालती के जीवन के जरिए इस कहानी में वैवाहिक जीवन की नीरसता और यांत्रिकता को दिखाया गया है। यानी उन्होंने मालती के जीवन के माध्यम से दिखाया है कि वैवाहिक जीवन की नीरसता और यांत्रिकता किस प्रकार है, कैसे रोज रोज वही काम करने होते हैं, कोई जीवन में नयापन नहीं है, वही सब इसमें दिखाया है। मालती खुलकर अपना दुख या सुख प्रकट नहीं करती, यानी आपने देखा होगा मालती अपना दुख या सुख जो भी है वो बात भी नहीं करती है, कोई भी अपना दुख प्रकट नहीं करती है। मालती के जीवन के जरिए इस कहानी में दिखाया गया है कि वैवाहिक जीवन के बाद स्त्री का जीवन गैंग्रीन से पीड़ित व्यक्ति जैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो शब्द है गैंग्रीन, और कहानी का ये शीर्षक भी रहा था। तो गैंग्रीन एक ऐसा रोग होता है दोस्तों
कि जिसे हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो हम सेप्टेरिन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि अगर कोई कांटा चुभ जाए या चोट लग जाए तो धीरे धीरे अंग में जो सेप्टेरिन हो जाती है, यानी गैंग्रीन, उसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति के शरीर को गलाना शुरू करती है, यानी बेकार करना शुरू करती है। तो उसे फिर बाद में डॉक्टर काटने की सलाह देते हैं, जिससे वो शरीर को और इन्फेक्शन ना पहुंचाए। ठीक है दोस्तों, तो गैंग्रीन की तरह तो इसमें क्या कहा है कि माल्टी के जीवन के जरिए इस कहानी में दिखाया गया है कि वैवाहिक जीवन के बाद स्त्री का जीवन गैंग्रीन से पीड़ित व्यक्ति जैसा हो जाता है। माल्टी बचपन में बहुत चंचल और उद्दत लड़की थी और वह चोरी करके क्लास से भागती थी। यानी जब लेखक उसके घर गया था तो उन्हें अपनी बचपन की स्मृति हुई। तब उसे याद आया कि जब मालती बचपन में थी तो कितनी, विवाह से पहले जब लड़की थी तो वो कितनी चंचल थी, शरारती थी, लेकिन विवाह के बाद वो उसकी हालत कैसी हो गई है। मालती और महेश्वर का एक बच्चा है जिसका नाम टिट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो उनका ये बच्चा भी ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी रोल आता है इसमें कि मालती और महेश्वर का एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, तो टिट्टी है बच्चे का, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, तो जो लेखक है, कहानी में दिखाया गया है कि लेखक मालती से मिलता है 4 वर्ष बाद, और लेकिन विवाह के 2 वर्ष बाद, यानी वो शादी से, उसके विवाह से 2 साल पहले भी नहीं मिला था, यानी वो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने जाता है। अब हम कहानी के पात्रों की बात करें तो कहानी के पात्र तो यही हैं कि मालती है लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी और महेश्वर की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, और लेखक है, तीसरा है महेश्वर, तीसरे हैं महेश्वर जो मालती के पति हैं और पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। ठीक दोस्तों, और टिट्टी कौन है, तो मालती और महेश्वर का पुत्र है, वो है टिट्टी। अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करें, इस कहानी में प्रमुख उद्धरण कई हैं और इस कहानी से पूछने की संभावना भी है और पूछे भी गए हैं, तो हम देखते हैं। पहला है, मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाह रहा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, तो वो है कि दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। यानी ये शुरुआत की पंक्ति है, जब लेखक जैसे ही मालती के घर में घुसने को है, उसी समय की है। नेक्स्ट हमारी, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी, अब वो विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। दूसरी वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरा ध्यान से देखना कि लेखक है वो कह रहा है कि मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी, अब वो विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। नेक्स्ट है, क्या विवाह के बाद 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वो निर्वाच स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। और हम नेक्स्ट पंक्ति देखें तो वो है हमारी, कि मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं को चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का टोक डाल दिया गया हो। इसलिए द्वारा आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा, उनका जीवन भी बिल्कुल उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ,
वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। तो ये माहेश्वर के संदर्भ में है, जब वो दफ्तर से लौटते हैं तो लेखक उनके बारे में कहता है। नेक्स्ट है हमारा, महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ये लेखक सोचता है रोज ही ऐसा होता है। ये आपको कितने वाक्य तो रट ही लेना है कि ऐसा तो रोज ही होता है। ठीक है दोस्तों, जो मालती कहती है, अक्सर ये वाक्य मालती ही कहती है कि रोज ही ऐसा होता है। और नेक्स्ट है हमारा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी अपने बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसा हाँ जैसा यह घर, जैसे मालती। यानी लेखक सोचता है कि इस घर में जो निर्जीव छाया है, जो शक्ति है, वो मुझे भी अपने बस में कर रही है, मैं भी वैसा ही निर्जीव होता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, वह है, वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत वहीं थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। नेक्स्ट है हमारी, मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसा बातें सुनते आई हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। यानी मालती, जब महेश्वर के संदर्भ में बात चल रही है तो मालती कहती है उनकी डॉक्टरी के बारे में कि ये तो ऐसा ही करते हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, वो है, वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए वृक्ष, चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों, कोई राग जो कोमलता किंतु करुण नहीं, अशांत में है किंतु उद्वेग नहीं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, वो है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। दोस्तों ये पंक्ति भी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखना, जो मालती कहती है कथावाचक से। और सबसे ये वाली पंक्ति और देखना आप, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। जब उनका बच्चा जो टिट्टी है वो सोते सोते पलंग से नीचे गिर जाता है तो मालती कहती है कि इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही ऐसा होता है। फिर कथावाचक कहता है मालती से कि माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। ये लेखक कहता है। और नेक्स्ट पंक्ति हमारी, कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, तभी 11 का घंटा बजा, मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो दोस्तों तो ये अंत की पंक्ति थी। तो यहीं पे हमारी ये कहानी से जो भी जुड़े हुए तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए, और ये इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं दोस्तों, इससे इसमें पूछ सकता है कोई भी वाक्य देकर कि ये वाक्य किससे उठाया गया, ये पंक्ति किस कहानी की है, तो इन्हें आप ध्यान रखना। और कहानी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। मैंने कहानी संग्रह के बारे में भी बताया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे सुझाव दें कि इसमें ये और हो सकता है, तो वैसा मैं परिवर्तन करूँगा। अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी अकेडमी से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।